हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आइए फिर आज लेकर आया हूँ मैं आपके लिए नया एक्ट। बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट है। और यदि हम मध्य प्रदेश एडीपीओ एग्ज़ाम की बात करें या मध्य प्रदेश एग्ज़ाम की बात करें तो जिसमें आज एक्ट को लेकर आया हूँ काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जानते हैं जो एक्ट के बारे में आज बात कर रहा हूँ, चर्चा करने जा रहा हूँ दोस्तों, मध्य प्रदेश का लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश में आप जानते हैं कि सर्वाधिक जो जाति है वो अनुसूचित जनजाति है। ठीक है, 21.1 के लगभग यहाँ पर हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में जनजाति निवास करती है। अव्वल पर है हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है, तो और इससे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम हो जनजाति से किसी न किसी टॉपिक में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और हम बात करें इसके अलावा अनुसूचित जाति भी दोस्तों हमारे यहाँ 15.676 के साथ काफ़ी वो भी सेकंड नंबर पर बड़ी जनजाति है। तो दोस्तों जो हमारा एक्ट जो है हम वो पढ़ने जा रहे हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को पढ़ेंगे दोस्तों। हम समझेंगे आज बहुत ही सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और हम वीडियो डाल रहे हैं दोस्तों, मेरे काफ़ी वीडियो डाल चुका हूँ, एक्ट के तैयार कर चुका हूँ मैं। कुछ क्वेश्चन भी मेरे द्वारा दिए जा रहे हैं। उसके बाद भी दोस्तों कुछ कमेंट करिएगा, आपको कुछ और चीज़ों की या कुछ ठीक है आपकी लगता है जो आपको कुछ कमेंट तो आप करिएगा, उसको हम सारी चीज़ें उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, आज मेरा ये 16वां एक्ट होगा और इसी के साथ हम तैयारी कंटिन्यू चल रही है हमारी बहुत ही बेस्ट। और उम्मीद करते हैं कि एग्ज़ाम से पहले ही सारे एक्ट हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, रिवीजन भी हो जाएगा हमारा सब कुछ। ठीक है, तो आज हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को देखेंगे दोस्तों, जिसका संविधान के अनुच्छेद में भी प्रावधान किया गया है। इसे संवैधानिक दर्जा भी दिया गया है इस आयोग को। ठीक है, और संविधान के काफ़ी अनुच्छेदों में इनके बारे में बताया गया है। आइए जानते हैं उन महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को भी जानेंगे दोस्तों हम ठीक है, और किस उद्देश्य से इस एक्ट को लाया गया, सारी बातें करेंगे, सारी धाराओं को समझेंगे, सारे परिभाषाओं को समझेंगे और जो कुछ महत्वपूर्ण है वो आपको समझाया जाएगा। प्लीज़ यदि आप डायरेक्ट हो तो डायरेक्ट लेकर बैठें, डायरेक्ट ना हो तो नोट डाउन करते चलें जिस चीज़ को मैं आपके सामने रखूँ। ठीक है, आइए हम बात करते चलें दोस्तों कि भारतीय संविधान के दोस्तों ज़्यादा में डिटेल में नहीं जाते हुए जो महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए आपको समझने के लिए वो यहाँ सारी बातें हम करेंगे। ज़्यादा मैं डीप में नहीं जाऊँगा। ठीक है, उम्मीद करूँगा मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, भारतीय संविधान दोस्तों, भारतीय संविधान हमारा भारत का सर्वोच्च कानून है, सर्वोच्च कानून। ठीक है, इसके तहत कुछ ST के जो प्रावधान किए गए हैं उसको समझेंगे हम दोस्तों। ठीक है, आइए देखते हैं अनुच्छेदों को दोस्तों। अनुच्छेद 14, 15, 16, 17। ठीक है, ये दोस्तों हमारे स्वतंत्र जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं हमको, उस मौलिक अधिकार में 4 मौलिक अधिकार ऐसे हैं जिनमें हमको अनुसूचित जाति जनजाति के विषय में चर्चाएं की गई हैं। ठीक है, वो अनुच्छेद 14 है, 15 है, 16 है और 17 है। ठीक है, अनुच्छेद 14 बात करता है समता के विषय में। ठीक है, और अनुच्छेद 15 बात करता है जाति लिंग धर्म के आधार पर विभेद के बारे में। किसी भी व्यक्ति के साथ जाति लिंग धर्म आधार किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। धारा 16 बात करती है नियोजन के बारे में और धारा 17 बात करती है अस्पृश्यता का अंत के बारे में कि किसी के साथ छुआछूत नहीं की जाएगी। ये हमारे संविधान के मूल में शामिल किया गया। और संविधान के अनुच्छेद 15(4) में और 16(4) में ठीक है शिक्षा के बारे में और नियोजन के बारे में बात कही गई है ST के लिए। ठीक है, 17 में हम बात करते हैं कि इस पर कानून भी बना, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। ठीक है, जो कि प्रभावी नहीं रहा, उसी को गंभीर रूप हमारे सामने जो है ST एक्ट 1989 आज हम जो देखेंगे। ठीक है, वो अस्पृश्यता का ही गंभीर रूप है। ठीक है, जो आज हम समझने वाले हैं। तो दोस्तों ये 4 हमारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे। ये अनुच्छेद थे दोस्तों हमारे कौन से, आइए तो दोस्तों ठीक है, ये 4 हमारे मौलिक अधिकार से संबंधित जो थे। धारा 14 संरक्षा विभेद के बारे में बात करता है, धारा 15 शिक्षा में आरक्षण की बात करता है ST और धारा 16(4) में लोक नियोजन में आरक्षण की बात करता है दोस्तों। और 17 हमारा बहुत महत्वपूर्ण है जो कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। ठीक है, 17 क्या बात करता है तो अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, ये हमारे मूल अधिकार में हुए। आइए अब हम देखेंगे अनुच्छेद 46 दोस्तों, ये नीति निर्देशक तत्व में है। ठीक है, ये राज्य विकास के लिए कार्य करता है ना, जनता के लिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो लिए गए हैं आयरलैंड से। ठीक है, इसका अनुच्छेद 46 जो बात करता है दोस्तों
वो बात करता है हमारे क्या एसटी एसटी को, सॉरी मत बेटा, क्या करता है दोस्तों, एसटी एसटी के आरक्षण की वो उसकी बात करता है, विकास की बात करता है, एससी एसटी की विकास की बात करता है। धारा 46 में विकास की बात कही गई है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, ये हमारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद हुए मौलिक अधिकार में और ये नीति निषेध तत्व में, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे एससी एसटी इनको आरक्षण भी दिया गया है, लोकसभा सीटों में भी दिया गया है, मध्य प्रदेश विधानसभा सीटों में भी आरक्षण दिया गया है। आइए हम बात करें कि लोकसभा की जो सीटें हैं दोस्तों 545 सीटें हैं और अधिकतम 552 सीटें हैं। उम्मीद करता हूँ आपने संविधान पढ़ा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा सारी बातें मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अनुच्छेद 330 संविधान के अनुच्छेद 330 में बात कही गई है कि लोकसभा में और राज्यसभा में एसटी और एससी के लिए आरक्षित सीटें की गई हैं दोस्तों, आरक्षित सीटें की गई हैं, आरक्षण दिया गया है। किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? अनुच्छेद 330 के तहत। कहाँ पर? केंद्र सरकार। मैं केंद्र की बात कर रहा हूँ दोस्तों, केंद्र की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको एससी 84 सीटें और एसटी 47 सीटें दोस्तों ये आरक्षित की गई हैं। इन सीटों पर इस सीटों पर 47 सीटों पर एसटी वाले व्यक्ति आरक्षण दिया गया है, इनको ये सीट यही लड़ेंगे लोकसभा के लिए, और एससी 84 सीटें यही लड़ेंगे हाई के लिए दोस्तों, लोकसभा की 84 सीटों के लिए ये आरक्षित की गई है। किस अनुच्छेद के तहत की गई है? अनुच्छेद 330 के तहत की गई है, ठीक है। लोकसभा में आरक्षण दिया गया है एसटी एसटी को, एससी की 47 सीटें और एससी की 84 सीटें। यदि हम बात करें भारत में तो दोस्तों भारत में एसटी कम है और एससी ज़्यादा है, और मध्य प्रदेश की तुलना में एसटी अधिक है और एससी कम है, ठीक है। तो यह ध्यान रखना, यहाँ 47 है 84 यहाँ अधिक है। तो मध्य प्रदेश भारत में हमारे एसटी की जाति ज़्यादा अधिक है और एसटी कम है। ये 15 के साथ हमारी सबसे बड़ी जाति है भारत की ये, और सेकंड नंबर पे 8.60 है दोस्तों, ये कम है सबसे। ये भारत की बात करूँ दोस्तों में, तो इनको जो आरक्षण दिया गया है वो 330 में दिया गया है। और हम बात करें हमारे मध्य प्रदेश की तो 332 में दोस्तों मध्य प्रदेश में विधानसभा में इनको क्या दिया गया है? विधानसभा और ये लोकसभा में, ठीक है। तो दोस्तों विधानसभा की हम बात करें तो यहाँ पर टोटल कितनी हो गई ये ध्यान रखना। और हम बात करें मध्य प्रदेश की दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में इनको जो आरक्षण है वो एससी को 35 और एसटी को 47, ठीक है। यहाँ मध्य प्रदेश में एससी कम है और एसटी अधिक है, तो यहाँ पर विधानसभा की सीटों में 47 सीटों पर एससी आरक्षित की गई है और 35 एससी की, 47 एसटी की और 35 एससी के लिए आरक्षित की गई है दोस्तों, ठीक है। तो अनुच्छेद 330 भी महत्वपूर्ण, हमारा 332 भी महत्वपूर्ण है, जो बात करता है एसटी एससी व्यक्तियों के लिए आरक्षण की बात करता है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें 343 डी और 343 टी दोस्तों, ये भी दो महत्वपूर्ण हैं। ये बात करता है पंचायत में आरक्षण और ये बात करता है नगर पंचायत में, नगर पंचायत या नगर पालिका में आरक्षण, ठीक है दोस्तों। ठीक, 343 डी में आरक्षण की बात की गई पंचायत में एससी के एसटी के लिए, और 343 डी में टी में बात की गई दोस्तों नगर पालिका के लिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सब कुछ धाराएं आपको समझ में आई होगी। आइए साफ करते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हम बात करें तो 338 और 338 बी ए, ठीक है। 338 में एससी और 338 ए में सॉरी ये एससी और ये एसटी, ठीक है। यहां पर बात की गई है एससी आयोग की और यहाँ पर बात की गई है एसटी आयोग की, और बिहार में संशोधन कर 2018 में जोड़ा गया है 338 बी, जो कि बात करती है ओबीसी के बारे में, ठीक है, ओबीसी आयोग के बारे में। ये आप ठीक है, हम अभी एसटी एसटी पढ़ रहे हैं, सिर्फ ये मैंने आपको चल रहा था कंटिन्यू तो मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। लेकिन हम बात करें एसटी आयोग की बात कहाँ पर की गई है? अनुसूचित जाति आयोग के बारे में।
तो दोस्तों 338 अनुच्छेद में और 338A में बात की गई है अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में। ठीक है, ये दोनों अनुच्छेद भी हमारे दोस्तों महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इनको कहाँ पर परिभाषित किया गया है, तो संविधान के भाग और संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 24 में एससी को और 25 में एसटी को परिभाषित किया गया है। ठीक है, परिभाषा दी गई है 366 के खंड 24 में एससी और 325 में एसटी को दोस्तों किया गया है, परिभाषा दी गई है, परिभाषित किया गया है। ठीक है, आयोग की बात कहाँ पर की गई है, तो आयोग की बात एससी आयोग की बात की गई है 338 में और एसटी आयोग की बात की गई है 338A में। ठीक है, और ये एमपीपीएससी की भाग है दोस्तों। ठीक है, एमपीपीएससी में इनको जोड़ा गया है। अब ये आयोग पूछे जाते हैं एमपीपीएससी में। ठीक है, इनकी नियुक्ति कब की गई है, कौन से अनुच्छेद में बताया गया है और कौन इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, और बहुत सारी बातें हैं इसमें भी, हमारे लिए जरूरी नहीं, हमारे लिए सिर्फ इतना जरूरी है कि 338 में एससी और 338A में एसटी आयोग की बात कही गई है। ठीक है दोस्तों, 366 खंड 24 और 25 में क्या दी गई है, परिभाषा दी गई है, वो भी हम जानेंगे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों 341 में राष्ट्रपति को ये शक्ति दी गई है कि वो किसी जाति को कोई एसटी, मतलब यहाँ पर देखिए 341 के तहत राष्ट्रपति को शक्ति है कि वो किसी जाति को एसटी जाति घोषित कर सकती है, और 342 के तहत एसटी को शक्ति किसके पास है, दोस्तों राष्ट्रपति के पास है। लगता है राष्ट्रपति को किसी जाति को लेकर कि जाति काफ़ी पिछड़ी हुई है, या जाति को एससी में घोषित कर देना चाहिए या एसटी में घोषित कर देना चाहिए। ठीक है, तो उसको जो राष्ट्रपति को शक्ति है वो 341 और 42 के तहत है। वो किसी भी जाति को, किसी समूह को एससी एसटी घोषित करेगा तो किसके तहत करेगा, 341 और 342 के तहत दोस्तों किसी जाति को, किसी समूह को यहाँ एससी एसटी घोषित कर सकता है इस संविधान अनुच्छेद के द्वारा। ठीक है, ये अनुच्छेद हमारे तो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है हमारे ये। उम्मीद करता हूँ सारे अनुच्छेद आपको समझ में आए होंगे, और ये काफ़ी हमारा संविधान का पार्ट भी यहाँ पर कवर हुआ, काफ़ी अनुच्छेद हमने यहाँ पर देखे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी सारी चीज़ें समझ में आई होगी। आइए अब हम बात करते हैं हमारे एसटी एक्ट की मूल धाराओं पर, हम इसका उद्देश्य क्या है और इसे किस उद्देश्य से लाया गया और इसकी परिभाषाएं और सारी कुछ जानेंगे। आइए इसकी हम बात करें दोस्तों। तो इसका जो उद्देश्य है वो अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों पर अत्याचार का अपराध करने, निवारण करने के लिए और ऐसे अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालयों और अनन्य विशेष न्यायालयों का तथा ऐसे अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों को राहत देने के लिए पुनर्वास तथा उससे संबंधित अनुषंगिक विषयों को बंद करने के लिए इस अधिनियम को लाया गया। ठीक है दोस्तों, इसे मैं साफ कर देता हूँ। ठीक है, किस उद्देश्य से लाया गया, तो एसटी के इसे उद्देश्य लाया गया। आइए दोस्तों देखते हैं। अभी इसको जो दोस्तों संसद द्वारा इसे अधिनियमित किया गया, तो 40वें वर्ष से संसद द्वारा अधिनियमित किया गया। 40वें वर्ष संसद द्वारा इस एक्ट को अधिनियमित किया गया। और हम बात करें इस एक्ट को राष्ट्रपति की अनुमति कब मिली, तो दोस्तों 11 सितंबर 1989 को इसे राष्ट्रपति की अनुमति मिली। और इसे लागू कब किया गया, तो 30 जनवरी 1990 को इसे दोस्तों लागू किया गया। और इसमें संशोधन भी है दोस्तों, संशोधन किए गए दो इसमें, एक 2015 में और 2018 में किया गया। ठीक है, सब कुछ जानेंगे हम दोस्तों। आइए शुरुआत करते हैं। इसकी धारा 1 जो बात करती है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। इस एक्ट का संक्षिप्त नाम अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, और इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर वर्तमान में। ठीक है, 31 अक्टूबर के बाद 31 अक्टूबर 2019 के बाद इसका विस्तार थोड़ा, जो हमारा जम्मू कश्मीर राज्य है वो विशेष दर्जे के साथ अब समाप्त हो गया। अब वो केंद्र शासित प्रदेश है, भारत का अभिन्न अंग बन चुका है। इस तरह से अब वो हमारा विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा। और प्रारंभ इसे दोस्तों केंद्र सरकार राजपत्र में प्रकाशित करे, तो इसको प्रकाशित किया गया 30 जनवरी 1990 को इसे प्रारंभ कर दिया गया। ठीक है, ये हमारी महत्वपूर्ण बातें हो गई हैं। आइए अब चलते हैं उस पॉइंट की ओर जो क्वेश्चन बनते हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं। धारा 2 जो बात करती है परिभाषाओं की। ठीक है, तो परिभाषा जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित ना हो, परिभाषाएं देखते हैं दोस्तों। अत्याचार, एसटी के जो अत्याचार हुए उसी अत्याचार को देखते हुए इस एक्ट को लाया गया और इसकी 2 काम परिभाषा दी गई है। अत्याचार से क्या आशय है, तो अत्याचार को धारा 3 में बताया गया है। ठीक है, अत्याचार दोस्तों, अत्याचार में हमारे पास 29 तरह के धारा 3 में बताया गया अत्याचार को, जिसमें 29 तरह के फर्स्ट में बताए गए हैं कि 29 तरह के अत्याचारों को बताया गया है। और क्लॉज 2 में सेकंड में 7 तरह के अत्याचारों को बताया गया है। ठीक है, हम जानेंगे।
तो इसमें इतना ही कि अत्याचार से धारा 3 के अधीन दंडनीय अपराध विप्रेत है। ठीक है, धारा 3 के अधीन दंडनीय अपराध विप्रेत है। खा में बात कही गई संहिता की। तो दोस्तों अभी तक के आपने मेरे वीडियो देखे होंगे 14-15 वीडियो। ठीक है, तो उसमें हमने संहिता की जगह हमने देखा संहिता कोड यानी क्या से है। तो CRPC 1973 या 74 का 2 बेटा 74 का 2। ठीक है, तो क्या ऐसे अभिप्राय दोस्तों CRPC 1970 यानी सिविल प्रक्रिया संहिता से यहाँ पर आशय यहाँ पर कोर्ट से आएगा। ठीक है, और आश्रित की हम बात करें दोस्तों, तो आश्रित से पीड़ित एक ऐसा पति पत्नी बालक माता पिता भाई और बहन जो ऐसे पीड़ित पर अपनी सहायता और भरण पोषण के लिए पूर्णतः या मुख्यतः आश्रित हैं। आश्रित के यहाँ आश्रित परिभाषा दी गई है। ठीक है, इससे इतना याद रख लीजिए कहाँ पर परिभाषित किया गया है आश्रित, तो खा में। ठीक है, खा में दोस्तों आर्थिक बहिष्कार, आर्थिक बहिष्कार यानी इकोनॉमी बाइकॉट। अब दोस्तों SC को तो क्या होता है यहाँ पर। ठीक है, 2 मिनट। आइए दोस्तों, ये महत्वपूर्ण परिभाषा हमारी आर्थिक बहिष्कार, जिसको खा में परिभाषित किया गया है। ठीक है, और आर्थिक बहिष्कार से मतलब ऐसा दोस्तों जैसे कि इकोनॉमी में जिन्हें आपको मैं डायरेक्ट की भाषा बताता हूँ, अन्य व्यक्ति से भाड़े पर कार्य से संबंधित संव्यवहार करना या कारोबार करने से इनकार करना। ठीक है, अब यहाँ पर आर्थिक बहिष्कार से दोस्तों मतलब जैसे कि आप किसी व्यक्ति को सहायता कर रहे हैं और ST होने के नाते आप उसका बहिष्कार करते हैं। ठीक है, उसको संव्यवहार कारोबार में करने से इनकार करते हैं, उसका कुछ व्यवसाय करने के लिए उसको मना करते हैं। आप सभी को एक समान नज़र से नहीं देखते, ST को अलग नज़र से देखते हैं। ठीक है, उसको या मान लीजिए आप अवसरों का प्रत्याख्यान करना, जो अवसर हैं उसको जो अवसर जो है ना अवसरों का प्रत्याख्यान करना, इसको न्याय करना, मना करना। इसमें सेवाओं तक पहुँच का प्रतिफल के लिए सेवाएं प्रदान करने हेतु संविधाजन अवसर सम्मिलित है, मना करना। ठीक है, और ऐसे निबंधनों पर कोई बात करने से इनकार करना जिन पर कोई बात कारोबार के समान अनुक्रम में समानता की जाएगी। ठीक है, समानता जिसका सभी का जो अधिकार है और उस अधिकार का जो अधिकार सभी का है दोस्तों, वो अधिकार जैसे मान लीजिए नगर पंचायत में सारी दुकानें हैं, उन दुकानों पर सभी का अधिकार है। ठीक है, पकड़ी दो जो भी शर्तें होती है, शर्तें पूरी करने के बाद सभी का अधिकार है कि वो दुकानें ले सकते हैं, अपना आर्थिक भविष्य अभी अपना आर्थिक इकोनॉमी चला सकते हैं, अपना है ना रोजगार चला सकते हैं। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि यहाँ पर वो ST व्यक्ति को इस आधार पर मना कर देता है कि वो ST का मैं उसको दुकान नहीं दूँ। ठीक है, तो ऐसा वो बहिष्कार नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कर सकता वो। ठीक है, तो यहाँ पर बात कही 2 खा में कि आर्थिक बहिष्कार नहीं कर सकते, आप सभी को एक समान नज़रिए से देखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मेरे अंदाज में आप इस आर्थिक बहिष्कार समझ गए होंगे और डायरेक्ट आपके पास है, आप और ठीक है समझ जाएंगे। लेकिन इसका मतलब यही है दोस्तों कि सभी को एक समान नज़र से ना देखते हुए ST का यहाँ पर मना करना किसी कार्य के लिए। ठीक है, संव्यवहार करने से कारोबार करने से इनकार करना। ठीक है, तो कारोबार करने का उनका अधिकार है दोस्तों, उनका आप इनकार नहीं कर सकते उनकी जाति के आधार पर। ठीक है, आइए 2 खा अन्य विशेष न्यायालय दोस्तों, तो 14(1) में इसके बारे में बात कही गई है, 14(1) में। ठीक है, और इस अधिनियम के अधीन अपराधों का अन्य रूप से विचरण करने के लिए 14(1) की उपधारा 1 के अधीन स्थापित अनन्य विशेष न्यायालय अभिप्रेत है दोस्तों। और बात करें खा के बाद खाइया में वन अधिकार दोस्तों, वन अधिकार का वही अर्थ होगा जो अनुसूचित जाति जनजाति और इसका दोस्तों जो है बेटा बच्चे परेशान कर रहे हैं। वन अधिकार का दोस्तों वही आशय होगा जो अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006। तो दोस्तों अधिनियम 2006 जो वन अधिकार अधिनियम 2006 बना था, इसके तहत जो अनुसूचित जनजाति की बात कही गई है उसको यहाँ से लगाया जाएगा। ठीक है, तो अनुच्छेद इसको अधिनियम 2006 को याद रखना, एक्ट 2006 को आप याद रखिएगा। ठीक है, भाई इतना काफ़ी रहेगा। ठीक है, उसके बाद हाथ से मेला उठाने वाले कर्मी का वह अर्थ होगा जो हाथ से मेला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और पुनर्वास अधिनियम 2013 की बात करता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 2013 अधिनियम 2013 के तहत ये हाथ से मेला उठाने वाले कर्मियों की बात कही गई है, अधिनियम 2013। ठीक है, आप इस अधिनियम 2006 को याद रखेंगे वन अधिकार में, और हाथ से मेला उठाने वाले 2013 याद रखेंगे। ठीक है, इतना याद रख लीजिएगा। अरे बेटा चुप, वीडियो बना। आइए दोस्तों, थोड़ा से बच्चे इस कारण थोड़ा सा हड़बड़ाहट और वो घबराहट जो आप कहते हो ना, कुछ भी कमेंट करते हो, थोड़ा सा इस कारण बच्चे के कारण थोड़ा सा मुझे वीडियो में थोड़ी क्वालिटी नहीं आ पाती दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वो जल्दी सुधार होगा। ठीक है,
तो वन अधिकार 2006 याद रखेंगे दोस्तों, हाथ से मेला उठाने वाले कर्मी के लिए 2013 अधिनियम को याद रखेंगे। और लोक सेवक दोस्तों, लोक सेवक कौन समझे जाएंगे, तो लोक सेवक की जो परिभाषा आईपीसी इंडियन पेनल कोड 1860 की धारा 21 में तो बताया गया है, वही समझे जाएंगे दोस्तों लोक सेवक इस अधिनियम के तहत। ठीक है। और इसके अलावा हम बात करें एसटी का अर्थ क्या होगा, और दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 24 और 25 में हैं। ठीक है। एससी और एसटी का अर्थ क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 366 के खंड 24 में एससी और 325 में एसटी में जो परिभाषा दी गई है वो यहाँ पर उसका अर्थ समझा जाएगा। ठीक है। और आइए घा विशेष न्यायालय। ठीक है दोस्तों, धारा 14 में, धारा 14 में विशेष न्यायालय के रूप में विनिष्ट कोई सेशन न्यायालय अभिप्रेत है। विशेष न्यायालय के रूप में क्या है दोस्तों, सेशन न्यायालय अभिप्रेत है। 14 में इसको हम और जानेंगे। इस एक्ट के लिए, इस एक्ट के शीघ्र विचारण के लिए क्या होगा दोस्तों, विशेष न्यायालय की स्थापना की जाएगी राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, उसको समझेंगे। इसकी परिभाषा कहाँ पर दी गई है, दो घा में एसटी को परिभाषा का अर्थ बताया गया है, घा में विशेष न्यायालय और यहाँ में विशेष लोक अभियोजक। ठीक है। धारा 15 में बताया गया है इसके बारे में, कौन होगा, किस व्यक्ति को बनाया जाएगा, वो हम बात करेंगे। उसके बाद सामाजिक बहिष्कार। ठीक है। सामाजिक बहिष्कार से कोई रूढ़िगत या सेवा अन्य व्यक्ति को देने के लिए या उसे प्राप्त करने के लिए, ऐसे सामाजिक संबंधों से परिवर्तित रहने के लिए जो अन्य व्यक्ति बनाए रखें। ठीक है। तो उसे इनकार नहीं कर सकता, या समाज में उसको रहने का अधिकार है और समाज से मतलब बहिष्कार नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसे याद रखिएगा। पीड़ित की बात की गई है। पीड़ित से ऐसा व्यक्ति पीड़ित है धारा 2 की उपधारा 1 के खंड गा के अधीन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की परिभाषा के भीतर आता है। ठीक है। तो पीड़ित व्यक्ति दोस्तों एसटी के तहत ही यहाँ पीड़ित व्यक्ति आएगा। एसटी के बाहर का व्यक्ति यहाँ पर पीड़ित नहीं समझा जाएगा। ठीक है। और समझाएंगे, हम सारी बातें बात करेंगे दोस्तों हम। इसके अलावा उसके बाद डाकघा में दोस्तों, डाकघा में दी गई है साक्षी की परिभाषा। और इसके बाद चा में दी गई है आईपीसी की परिभाषा, बताया गया है उन शब्दों और पदों को जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं है। जो परिभाषा हमने देखी है, ये परिभाषा दी हुई है, किंतु जो परिभाषा इसमें नहीं दी हुई है। और यथा स्थिति भारतीय दंड संहिता दोस्तों, आईपीसी इंडियन पेनल कोड 1860। ठीक है। 1860 का 45 क्रमांक है। ठीक है। अधिनियम और सीआरपीसी 97 का वही में परिभाषित हैं जो इसमें, और सीआरपीसी 1973 74 का 2 में जो परिभाषित है। ठीक है, परिभाषित है, वही अर्थ लगाए जाएंगे। ठीक है। 2 चा में बहुत महत्वपूर्ण है, इसे भी याद रखिएगा। आईपीसी और सीआरपीसी में जो परिभाषित हैं, जो परिभाषित इसमें है, इसके अलावा जो परिभाषित नहीं है, उनका अर्थ आईपीसी और सीआरपीसी से लगाया जाएगा। 2 चा में इसके बारे में बात कही गई है। ठीक है। और क्लोज 2 में बात कहिएगा इस अधिनियम में, किसी अधिनियम में जो किसी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी परिभाषाएं कंप्लीट हुई। बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा हमने देखी। ठीक है। अब आइए, अब हम चलते हैं अगली धारा, हमारी धारा 3, जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो बात करती है अत्याचारों के अपराधों के लिए दंड। ठीक है। टोटल 36 यहाँ पर हम अपराध देखेंगे दोस्तों, है नहीं। तो आइए चलते हैं अगले पेज पर। आइए दोस्तों नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, धारा 3, जो कि इस अध्याय की बहुत महत्वपूर्ण धारा है, जिनमें टोटल दोस्तों 36 नियमों के बारे में बात कही गई है। 36 प्रावधान बताए गए हैं एसटी से संबंधित। ठीक है। आइए देखते हैं और समझाते हैं हम आप लोग को। अत्याचारों के अपराधों के लिए दंड। अत्याचारों के अपराधों के लिए दंड दोस्तों, इसे क्लोज 1 बात करता है, कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य नहीं है, कोई व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य नहीं है, ध्यान रखना, सदस्य नहीं है, के द्वारा कार्य किया जाता है तो इस एक्ट के उसके प्रावधान उस पर लागू होंगे, सजा दी जाएगी। अन्यथा एसटी व्यक्ति ने कोई कार्य किया है एसटी के साथ, तो वो प्रावधान लागू नहीं होंगे। एसटी ने आपस में किया है तो भी ये लागू नहीं होंगे। ठीक है। यहाँ पर ये शर्त, ये बात कही गई है क्लोज 1 में कि वो सदस्य कौन होगा, एसटी का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसी बात कही गई है, ध्यान रखें इस बात का, सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है। सेम ये एसटी पर लागू नहीं होगा।
ठीक है। तो आइए दोस्तों, ठीक है, अब इसे क्लोज 1 में दिए गए हैं 29 पॉइंट, जिसे बताया गया है कि कोई व्यक्ति किस किस तरह से अनुसूचित जाति जनजाति को परेशान करेगा, ठीक है। उसके बाद क्लोज 2 में दिए गए हैं दोस्तों 7 नियम, 7 बातें बताई गई हैं जिसमें अलग अलग सजाएं हो सकती हैं, ठीक है। और हम बात करें, और इसमें दोस्तों 29 जो नियम दिए गए हैं, इसमें कम न्यूनतम 6 माह से लेकर अधिकतम 5 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है। 29 नियम के यदि कोई उल्लंघन करेगा 29 नियमों में, तो उसको 6 माह से कम की सज़ा नहीं होगी और जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंड नहीं किया जाएगा। और सेकंड बात कही गई है, वो 7 नियम दिए गए, इसमें अलग अलग सज़ा दी गई है। अब यदि इस क्वेश्चन में बनता है दोस्तों कि इसमें एक्ट के तहत न्यूनतम सज़ा क्या है, तो दोस्तों इसकी न्यूनतम सज़ा 6 माह है। और अधिकतम सज़ा क्या है, तो अधिकतम सज़ा दोस्तों वो है वो मृत्युदंड तक की हो सकती है, आजीवन कारावास या मृत्युदंड तक की हो सकती है, ठीक है। न्यूनतम सज़ा 6 माह और अधिकतम सज़ा आजीवन कारावास या मृत्युदंड तक हो सकती है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसे याद रखें, ठीक है। अब आइए मैं आपको थोड़ा सा समझाता चलूँ, फिर उम्मीद करता हूँ कि आप बाकी पॉइंट पढ़ लेंगे। हम बात करते हैं का अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की सदस्य के मुख में कोई अखाद्य या घृणात्मक पदार्थ रखता है या ऐसे सदस्यों को ऐसे अखाद्य या घृणात्मक पदार्थ पीने या खाने के लिए मजबूर करेगा, तो दोस्तों कुछ 6 माह की सज़ा हो सकती है, 6 माह से कम नहीं होगी, और 5 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है। खा भी बात करते हैं हम, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की सदस्य द्वारा दखलकृत परिसरों में या परिसरों में प्रवेश द्वार पर मलमूत्र मल पशु, ठीक है, मलमूत्र का या मल का या पशु शव का या कोई अन्य घृणात्मक पदार्थ इकट्ठा करेगा, ठीक है, उसके प्रवेश द्वार पर, तो दोस्तों तो उसको 6 माह 5 वर्ष। फिर गाँव में देखिए, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की सदस्य को क्षतिकारित करने, अपमानित करने, शुद्ध करने के आशय से उसके पड़ोस में मूलमूत्र, कूड़ा, पशु शव या कोई अन्य घृणात्मक पदार्थ इकट्ठा करेगा, ठीक है। वो कोई पड़ोस में रह रहा है और वो SC है, तो उसके आधार पर उसके यहाँ कूड़ा करका पटकना, मलमूत्र पटकना, ठीक है, ऐसे कोई हरकत करना दोस्तों जिसके तहत है ना, ऐसी कोई हरकत करना, तो ऐसी कोई हरकत करेगा दोस्तों तो क्या होगा, तो 6 माह और 5 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है। और अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य को जूतों की माला पहनाना या नग्न करना या अर्धनग्न करके घुमाना, ठीक है, ऐसी सज़ा, ऐसा कार्य करेगा कोई व्यक्ति जो अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य नहीं है, वह व्यक्ति ऐसा कार्य करता है, और दोस्तों उसे 6 माह से लेकर 5 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है। उम्मीद करता हूँ आप बाकी पॉइंट, हमने 4 देखा, आप 25 पॉइंटों को समझ लेंगे, और कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करिएंगे, ठीक है। इसके अलावा आइए जो 7 पॉइंटों को दोस्तों जो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, जिनमें सज़ा अलग अलग प्रावधानों की गई है। आइए दोस्तों, कोई व्यक्ति जो अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य नहीं है, क्लोज 1 सेकंड का क्लोज 1, ठीक है दोस्तों। तो टोटल नियम की बात करें, कितने हैं टोटल, कितनी बातों की बात कही गई, 36 की, ध्यान रखना, पहले में 29, सेकंड में 7, ठीक है। 29 के नियमों में 6 माह से 5 वर्ष तक की सज़ा और 7 में अलग अलग सज़ा हो सकती है। 7 की हम बात करें, एक क्लोज 1 की धारा 3 उपधारा 2 का खंड 1 में दोस्तों बात कही गई है, मिथ्या साक्ष्य देगा गढ़ेगा जिससे उसका आशय अनुसूचित जाति जनजाति के किसी सदस्य को किसी ऐसे अपराध के लिए जो तत्समय प्रवृत्ति विधि के द्वारा मृत्युदंड से दंडनीय है और दोष सिद्ध कराना है, या वह जानता है कि उससे इसका दोष सिद्ध होना संभव है, तो वह आजीवन कारावास से और जुर्माने से दंडनीय होगा, आजीवन कारावास से और जुर्माने से दंडनीय होगा। और यदि अनुसूचित जाति जनजाति के किसी निर्दोष सदस्य को ऐसे मिथ्या या गढ़े हुए साक्ष्य के फलस्वरूप दोष सिद्ध किया जाता है तो फांसी दी जाती है, तो वह व्यक्ति को ऐसा मिथ्या साक्ष्य देता है, गढ़ता है, तो मृत्युदंड से दंडनीय होगा, ठीक है दोस्तों। गलत गवाह देता है, गलत बातों को गढ़ता है, ठीक है, गलत तरीके से उसको सजा दिलाता है, और इसके अलावा यदि वो निर्दोष व्यक्ति को ऐसा कार्य करता है और निर्दोष व्यक्ति को फांसी हो जाती है, और दोस्तों उस व्यक्ति को जिसने ऐसा कार्य किया है उसको मृत्युदंड भी दिया जा सकता है, ठीक है, मृत्युदंड की सज़ा और आजीवन कारावास और जुर्माना यहाँ पर लगाया जाएगा, ठीक है। तो हमने बताया था आपको अधिकतम सज़ा क्या हो सकती है, तो मृत्युदंड तक हो सकती है, ठीक है। कौन किस कारण, मिथ्या साक्ष्य देगा या मिथ्या साक्ष्य गढ़ेगा, ठीक है। तो हमारी धारा 3 की धारा 2 के खंड 1 में दोस्तों बात कही गई है, ठीक है, और इसमें 7 तरह की बातें कही गई हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप बाकी पॉइंटों को देख लीजिएगा। ये धारा हमारी 3 इस तरह से, ये तो बहुत बड़ी धारा है, काफ़ी समय लग जाएगा समझाने में मुझे, लेकिन बस ये मोटी मोटी बातें हमने कर ली है। 36 पॉइंट है टोटल, फर्स्ट में 29 है, सेकंड में 7 है, 29 के लिए 6 माह से 5 वर्ष तक की सज़ा, और सेकंड में अलग अलग सज़ा यहाँ पर हो सकती है, अधिकतम मृत्युदंड तक की सज़ा यहाँ पर दी जा सकती है, ठीक है। आइए क्वेश्चन धारा 4
कर्तव्यों की उपेक्षा के लिए दंड। कोई भी लोक सेवक जो अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य नहीं है, कोई लोक सेवक जो अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य नहीं है, यदि कोई लोक सेवक अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य है तो लागू नहीं होगा, नहीं है तो लागू होगा। ठीक है। और इस अधिनियम उसके अधीन बनाए गए नियमों अधीन द्वारा पालन किए जाने पर अपेक्षित अपने कर्तव्यों को जानबूझकर उपेक्षा करेगा वह कारावास है जिसकी अवधि 6 माह से कम नहीं होगी, किंतु जो 1 वर्ष तक की हो सकेगी दंडनीय होगा। वही अधिकारी दोस्तों क्या करेगा, उपेक्षा करेगा। तो जो सजा दोस्तों 6 माह से कम नहीं होगी और जो 1 वर्ष तक की हो सकेगी, 6 माह से कम नहीं होगी और जो 1 वर्ष तक की हो सकेगी दंडनीय किया जाएगा दोस्तों लोक सेवक को जो अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य नहीं है। इसकी उपधारा 2 की उपधारा 1 में विनिश्चित कोई लोक सेवा के कर्तव्यों में निम्नलिखित सम्मिलित होगा। ठीक है। तो ये भी आप उम्मीद करता हूँ देख लीजिएगा। ठीक है। आइए क्वेश्चन सॉरी धारा 5 देखते हैं। पश्चातवर्ती दोष सिद्धि के लिए वर्णित दंड। पश्चातवर्ती दोष सिद्धि के लिए अब दोस्तों एक बार किसी ने कोई कार्य किया और उसको दोष सिद्ध ठहरा दिया गया, दंड दे दिया गया या सजा दे दी गई, उसके बाद दोबारा वो उसी कार्य किसी अन्य कार्य में पकड़ा जाता है, पश्चातवर्ती दोष सिद्धि होता है। और दोस्तों यहाँ पर अब जो दंड की सजा है वो बदल जाएगी। आप सुनिए इसकी क्या होगा। तो व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए पहले ही दोष सिद्ध हो चुका है और दूसरे अपराध का जो उसके पश्चातवर्ती किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जाता है तो वह कारावास से इसकी अवधि 1 वर्ष से कम नहीं होगी। अभी तक 6 माह था, लेकिन पश्चातवर्ती में दोस्तों क्या होगा, 1 वर्ष से कम नहीं होगी दोस्तों, 1 वर्ष से कम नहीं होगी। 6 माह था, लेकिन यदि पश्चातवर्ती है तो 1 वर्ष से कम की सजा ना होगी, किंतु जो अब उस अपराध के लिए उपबंधित दंड तक हो सकेगी। जो अपराध भी उन्होंने जिस अपराध किया है 7 के तहत किया है या 29 के तहत किया है, जो भी किया है उसको उपबंधित दंड के यहाँ पर प्रावधान किया गया है, सजा हो सकेगी, लेकिन न्यूनतम सजा जो है वो 1 वर्ष से कम नहीं होगी। ठीक है। पश्चातवर्ती के लिए ये ध्यान रखना। ठीक है। धारा 5 हमारी कंप्लीट हुई है। आइए भारतीय दंड संहिता के कतिपय उपबंधों का लागू होना। अब दोस्तों आईपीसी की धारा के कुछ उपबंध यहाँ पर लागू होंगे, कौन कौन से होंगे आइए बात करते हैं। धारा 34 सामान्य आशय के बारे में बात करती है। आईपीसी की धारा 34 अध्याय 3 अध्याय 4 अध्याय 5 अध्याय 5 का धारा 149 सामान्य उद्देश्य दोस्तों धारा और अध्याय 23 तो ठीक है दोस्तों, ये धारा आईपीसी की यहाँ पर लागू होगी। सामान्य आशय 34 अध्याय 3 में दंड के बारे में प्रावधान किया गया है। अध्याय 4 में अपवादों को बताया गया है। 5 में दुष्प्रेरण को बताया गया है। 5 का में षड्यंत्र को बताया गया है। 149 है दोस्तों, ये 149 में सामान्य उद्देश्य को बताया गया है। अध्याय 3 अपराधों के प्रयत्न के बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये धाराएं जो है और अध्याय जो हैं हाँ तक हो सके इस अधिनियम की योजना के लिए उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे भारतीय दंड संहिता की योजना के लिए लागू होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर भी वैसे ही लागू होंगे जैसे उस आईपीसी में लागू होते हैं। ठीक है। इन्हें याद रख लीजिएगा। ठीक है। धारा 34 भी हमारी महत्वपूर्ण धारा है आईपीसी की, जो सामान्य आस्थे के बारे में और 149 सामान्य उद्देश्य के बारे में बात करती है। इसके अलावा अध्याय 3, 4, 5, 5 का और अध्याय 23। ठीक है। ये हमारी धारा 6 भी कंप्लीट हुई दोस्तों। आइए धारा 7 कतिपय व्यक्तियों की संपत्ति का समापहरण। ठीक है, जब्त करना। तो कोई व्यक्ति इस अध्याय के अधीन दंड किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया है तो वहाँ विशेष न्यायालय कोई दंड देने के अतिरिक्त लिखित रूप में आदेश द्वारा ये घोषित कर सकेगा कि वह उस व्यक्ति की कोई स्थावर संपत्ति या जंगम संपत्ति दोनों जिनका उस अपराध में प्रयोग किया गया हो सरकार को समाप्त हो जाएगी। ठीक है। विशेष न्यायालय दोस्तों यहाँ पर निर्णय लेगा, विशेष न्यायालय गठित की जाएगी और विशेष न्यायालय कोई व्यक्ति इसकी संपत्ति किसी हो, चाहे वो स्थावर हो चाहे जंगम संपत्ति हो, जिसका उपयोग उन्हें अपराध में किया हो, तो ऐसी संपत्ति दोस्तों सरकार को समाप्त हो जाएगी, अध्यत हो जाएगी धारा 7 के अधीन। ठीक है। धारा 7 संपत्ति समापहरण की बात करता है। ठीक है। आइए धारा हमारी बात करती है अगली धारा 8 अपराधों के बारे में उपधारणा। तो दोस्तों उपधारणा का मतलब है कि वो उपेक्षा करेगा जब तक कि वो विपरीत साबित ना कर दे। आइए समझाते हैं। इस अध्याय के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजन में यदि कोई साबित हो जाता है कि अभियुक्त ने इस अध्याय के अधीन अपराध करने के अभियुक्त व्यक्ति द्वारा या युक्त रूप से संदेहपद व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध के संबंध में कोई वित्तीय सहायता की है, तो विशेष न्यायालय तब तक कि प्रतिकूल साबित ना कर दे। विशेष न्यायालय तब तक कि मतलब जो उसको उल्टा या विपरीत साबित ना कर दे,
कि ये आरोप मेरे ऊपर लगाए गए गलत हैं, जब तक कि साबित ना कर दे, यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने उस अपराध का दुष्प्रण किया है। ठीक है, तो विशेष न्यायालय ये उपधारणा करेगा कि उस व्यक्ति ने उस अपराध को किया है। ठीक है, जब तक वो जिस व्यक्ति पर अपराध आरोप लगाया गया है उस आरोप को साबित ना कर दे, जब तक वो विशेष न्यायालय उपधारणा करेगा कि इसने अपराध किया है, उसे इस बात को साबित करना होगा। ठीक है, और इसमें खामे बात कही गई है, व्यक्तियों के किसी समूह ने इस अध्याय के अधीन अपराध किया है और यदि वह साबित हो जाता है कि वह अपराध भूमि या किसी अन्य विशेष के रूप में इस विद्यमान विवाद का फल है, तो उपधारणा की जाएगी कि वहाँ अपराध सामान्य आशय या सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किया गया था। ठीक है, तो ये उपधारणा दोस्तों की जाएगी विशेष न्यायालय द्वारा जब तक कि उस पर प्रतिकूल साबित ना कर दे। उम्मीद करता हूँ धारा आपको 8 भी मेरे द्वारा समझाई गई, समझ में आई होगी। धारा 9 हमारी दोस्तों शक्तियों का प्रदान किया जाना। संहिता में इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध की किसी बात के होते हुए यदि राज्य सरकार ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझती है तो वहाँ इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के निवारण के लिए और उससे निपटाने के लिए, कौन दोस्तों, राज्य सरकार। ठीक है, आपको लगता है तो राज्य सरकार उसके निपटान के लिए इस अधिनियम के अधीन किसी मामले या मामलों के वर्ग समूह के लिए किसी जिले या उसके भाग में राज्य सरकार किसी अधिकारी को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे जिले या उसके भाग में संहिता के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा प्रयुक्त शक्तियों का यथास्थिति ऐसे मामलों के वर्ग समूहों के लिए विशिष्टता किसी विशेष न्यायालय के समक्ष व्यक्ति की गिरफ्तारी, अन्वेषण और अभियोजन की शक्तियाँ प्रदान कर सकेगी। ठीक है दोस्तों, तो शक्तियों का प्रदान किया जाना, राज्य सरकार ऐसा कार्य कर सकती है और वहाँ शक्ति दे सकती है पुलिस अधिकारियों को, यहाँ पर बात कही गई है धारा 9 में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये धारा हमारी 9 अभी तक की कंप्लीट हुई। अध्याय हमारे 2 कंप्लीट हुए। अगला अध्याय हमारा 3 है जो निष्कासन के बारे में बात करता है। ठीक है, तो दोस्तों आइए निष्कासन का अध्याय देखेंगे हम लोग। ठीक है, ये हमारी धारा 9 यहाँ पर कंप्लीट हुई है। ठीक है, आइए नेक्स्ट धारा पर चलते हैं। धारा 10 बात करती है दोस्तों ऐसे व्यक्तियों का हटाया जाना जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना है। ऐसे व्यक्तियों का हटाया जाना जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना है। तो दोस्तों यहाँ विशेष न्यायालय को परिवाद या पुलिस रिपोर्ट पर, परिवाद यानी कंप्लेंट और पुलिस रिपोर्ट पर एफआईआर पर यह समाधान हो जाता है कि संभवता है कि कोई व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 244 या धारा 21 की उपधारा 2 के खंड 7 के उपबंधों के अधीन पहचान किए गए किसी क्षेत्र में यथा निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों या जनता जाति क्षेत्रों में सम्मिलित किसी क्षेत्र में इस अधिनियम के अध्याय 2 के अधीन कोई अपराध करेगा, वहाँ लिखित आदेश द्वारा ऐसे व्यक्ति को निर्देश सकेगा वहाँ ऐसे क्षेत्र की सीमाओं से परे ऐसे मार्ग से होकर उतने समय के भीतर हट जाए जो आदेश में विनिश्चित किया जाए। ठीक है, यहाँ पर अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र है और यहाँ संभावना है कि यहाँ इस क्षेत्र में अपराध करने वाला है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को हटाने का या निर्देश आदेश किया जाए तब तक के लिए हट जाए। ठीक है, आदेश किया जाए और 3 वर्ष से अनाधिक अवधि के लिए, तो दोस्तों जिसकी अवधि जो होगी वो कितने वर्ष तक की होगी, वो 3 वर्ष तक की अनाधिक अवधि के लिए 3 वर्ष तक की हो सकेगी। ठीक है, वो आदेश कितने वक्त तक रहेगा, वो 3 वर्ष तक के लिए उस अवधि को हटाने का यहाँ प्रावधान किया गया है। 3 वर्ष से अनाधिक अवधि के लिए जो आदेश विनिश्चित किया जाए उस क्षेत्र जिससे हट जाने को निर्देश किया जाए वापस ना लौटे। ठीक है, और वो 3 वर्ष के लिए है, 1 वर्ष के लिए जितना भी है, अधिकतम यहाँ 3 वर्ष तक के लिए उसको हटा सकते हैं। ठीक है, कहाँ किसकी बात की गई अनुच्छेद की, तो अनुच्छेद 244 की बात यहाँ पर कही गई है। ठीक है, और ये समाधान हो जाता है और संभावना है कि वो यहाँ अपराध करने वाला है तो ऐसे व्यक्ति को हटाया जाएगा आदेश द्वारा जो कि 3 वर्ष तक की हो सकेगी। ठीक है दोस्तों, और इसका क्लोज 2 बात करता है विशेष न्यायालय उपधारा 1 के अधीन आदेश के साथ उपधारा के अधीन विनिष्ठ व्यक्तियों को आधार पर संचित करेगा कि जिन पर वहाँ आदेश किया गया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ धारा 10 आपको समझ में आई होगी। और धारा 10 सीधे हम बात करें जिसको सीधे ही पढ़ें तो ऐसे व्यक्तियों को हटाया जाना जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना है। ऐसे व्यक्ति को हटाया जाना दोस्तों जिनके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना है। यहाँ कहीं भी ST/SC क्षेत्र घोषित है या ST/SC क्षेत्र है और जहाँ ऐसा ST/SC संबंधित कोई अपराध होने की संभावना है तो ऐसे व्यक्ति को हटाए जाने का प्रावधान किया गया है धारा 10 में। और कब तक हटाया जा सकता है, आदेश कब तक प्रभावी रहेगा, तो 3 वर्ष तक अनाधिक, 3 वर्ष से अधिक नहीं होगा और जो 3 वर्ष तक हो सकेगा। ठीक है, यह बात कही गई है धारा 10 में। उम्मीद करता हूँ धारा 10 कंप्लीट हुई हमारी। आइए धारा 11 देखते हैं। और दोस्तों इसका क्लोज 3 बात करता है, 10 का क्लोज 3, विशेष न्यायालय उस व्यक्ति के द्वारा जिसके विरुद्ध ऐसा आदेश किया गया है या उसकी ओर से उसकी अन्य व्यक्ति द्वारा आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर किए गए अभ्यावेदन पर ऐसे कारणों को जो लेखबद्ध किए जाएंगे उपधारा 1 के दिन किए गए आदेश को प्रतिसाद या प्रतिपादित कर सकेगा।
तो कितने दिन के भीतर दोस्तों? तो 30 दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर। ठीक है, ये दो चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा। और ठीक है, जहाँ भी धारा 2 याद रखिएगा आप, धारा 10 महत्वपूर्ण थी, हमने यहाँ पर जाना। आइए क्वेश्चन धारा 11 देखते हैं, जो बात करती है किसी व्यक्ति द्वारा संबंधित क्षेत्र से हटने में असफल रहने और वहाँ से हटने के पश्चात उसमें प्रवेश करने की दशा में प्रक्रिया। दोस्तों 11 में बात कही गई असफल रहने, असफल रहने या वहाँ से हटने में पश्चात प्रवेश की दशा में, या वहाँ से हटने के पश्चात दोबारा प्रवेश करना दोस्तों। ठीक है, इस दशा में क्या प्रक्रिया होगी? तो आइए हम बात करते हैं। यदि कोई व्यक्ति जिसको धारा 10 के अधीन उस क्षेत्र से हट जाने के लिए निर्देश जारी किया गया है और निर्देश किए गए रूप में हटने में असफल रहता है, तो इस प्रकार हटने के पश्चात उपधारा 2 के अधीन विशेष न्यायालय की लिखित अनुज्ञा के बिना उस क्षेत्र में ऐसे आदेश निश्चित अवधि के भीतर प्रवेश करता है, तो विशेष न्यायालय उसे गिरफ्तार करा सकेगा। भैया उसको पहले चेतावनी दी जाएगी, उसको धारा 10 के दिन बता दिया गया है कि संभावना है, तो उसको हटा दिया जाएगा। और हटा देने के पश्चात यदि वहाँ से नहीं हटता, असफल रहता है, ठीक है, तो वहाँ पर विशेष न्यायालय क्या करेगा दोस्तों? उसे गिरफ्तार करा सकेगा। और उस क्षेत्र से बाहर ऐसे स्थान पर जो विशेष न्यायालय विनिष्ट करे, पुलिस अभिरक्षा में उसे हटवा सकेगा। ठीक है, जब प्यार से बात से हट गया, नहीं तो फिर उसे पुलिस अभिरक्षा में हटवाया जाएगा। ठीक है, और विशेष न्यायालय लिखित आदेश द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके विरुद्ध धारा 10 के अधीन आदेश किया गया है अनुज्ञा दे सकेगा कि वहाँ उस क्षेत्र से हट जाने का उसे निर्देश दिया गया अस्थायी अवधि के लिए ऐसे शर्तों के अधीन रहते हुए आदेश में विनिश्चित की जाए, लौट सकता है या अधिरूपित शर्तों के समय अनुपालन के लिए उससे अपेक्षा कर सकेगा, तो वहाँ प्रतिभूत सहित या उसके बिना बंद पत्र निष्पादित करे। ठीक है, तो उससे यहाँ पर उसको बंद पत्र या उसको प्रतिभू यहाँ पर देना होगा। ठीक है, और विशेष न्यायालय किसी भी समय ऐसे अनुज्ञा को प्रतिसाहत कर सकेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ धारा 11 भी आपको मेरे द्वारा समझाई गई, समझ में आई होगी। ठीक है, आइए 12 धारा देखते हैं। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट धारा देखते हैं 12। ऐसे व्यक्तियों के जिनके विरुद्ध धारा 10 के अधीन आदेश किया गया है माप और फोटो आदि लेना। ठीक है, तो दोस्तों हम बात करें, इसी क्लोज 1 बात करता है, प्रत्येक व्यक्ति जिसके विरुद्ध धारा 10 के अधीन आदेश किया गया है विशेष न्यायालय द्वारा ऐसी उपेक्षा किए जाने पर किसी पुलिस अधिकारी को अपना माप और फोटो लेने देगा। ठीक है, विशेष न्यायालय आदेश करता है, तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति को माप और फोटो लेने के बारे में बात कही गई है। देख लो, 2 बात करता है, मनुष्य कोई बात जिसे उपेक्षा की जाती है वह अपने माप फोटो लेने दे, और इस प्रकार माप जब फोटो लेने का प्रतिरोध करता है तो वह उससे इनकार करता है, तो वह विधिपूर्ण होगा और माप फोटो लेने के लिए सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएँ। ठीक है, तो सारे उपाय किए जाएंगे। 2 में बात कही गई है। और 3 बात करता है कि उपधारा 2 के दिन किए जाने वाले माप और फोटो का प्रतिरोध या माप से इनकार करता है, लेने से इनकार करता है, और बोल तो भारतीय संहिता की धारा 186 के दिन अपराध समझा जाएगा। IPC की धारा 186 के दिन क्या समझा जाएगा? अपराध समझा जाएगा। ठीक है, यदि वो माना करता है फोटो माप लेने से, ठीक है, तो वो धारा क्या दिन अपराध समझा जाएगा। क्लोज 3 में बात की गई है। और धारा 10 के दिन किया गया आदेश प्रतिसाहत कर दिया जाता है, तो वहाँ उपधारा 2 के दिन किए गए सभी माप और फोटो जिसके अंतर्गत नेगेटिव भी हैं नष्ट कर दिए जाएंगे और उसको सौंप दी जाएंगी जिसके विरुद्ध आदेश किया गया था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ धारा 12 भी आपको समझ में आई होगी दोस्तों। धारा 13 देखते हैं। धारा 13 बात करती धारा 10 के अधीन अध्यादेश के अनुपालन के लिए शासित पेनल्टी की बात की गई दोस्तों। तो वहाँ व्यक्ति जो धारा 10 के अधीन किए गए विशेष न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करेगा, विशेष न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करेगा, वहाँ कारावास इसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा। ठीक है दोस्तों, तो यथा कार्य करेगा तो उसको क्या होगी? 1 वर्ष तक की सज़ा और जुर्माना भी लगाया जाएगा। ठीक है, 1 वर्ष तक की सज़ा धारा 13 में बात की गई है, 1 वर्ष तक की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है, से दंडनीय होगा। ठीक है, कोई व्यक्ति 10 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा विशेष न्यायालय द्वारा आदेश का। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये हमारी धारा अध्याय 3 भी कंप्लीट हुआ और धारा 13 भी हमने कंप्लीट करी है। ठीक है, आइए नेक्स्ट धारा हमारी देखते हैं 14, जो बात करती विशेष न्यायालय और अनन्य विशेष न्यायालय के बारे में, इसमें हम परिभाषा में समझे थे। ठीक है, तो राज्य सरकार शीघ्र विचारण का उपबंध करने के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति पर, दोस्तों विशेष न्यायालय की स्थापना कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। और राज्य सरकार करेगी किसके सहमति पर? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति द्वारा नहीं। ठीक है दोस्तों, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति
से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक या अधिक जिलों के लिए एक अनन्य विशेष न्यायालय स्थापित करेगी। परंतु ऐसे न्यायालय में जहां अधिनियम के अधीन इस मामले में अभिलिखित किए गए हैं वहाँ राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे जिलों के लिए सेशन न्यायालय को या इस अधिनियम के अधीन अपराधों को विचारण करने के लिए विशेष न्यायालय को विनिष्ट करेगी। और दोस्तों किसको करेगी? सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में विनिष्ट करेगी। कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। किसकी सहमति से करेगी? तो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से। ठीक है, परंतु यहाँ इस प्रकार स्थापित विनिष्ट न्यायालयों को इस अधिनियम के अधीन अपराधों को सीधे संज्ञान लेने की शक्ति होगी और इनको सीधे अपराधों का संज्ञान लेने की शक्ति की बात भी कही गई है। ठीक है, राज्य सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में न्यायालयों की स्थापना करने का कर्तव्य होगा कि वो इस अधिनियम के अधीन मामले का यथासंभव 2 मास की अवधि के भीतर निपटाए। ठीक है दोस्तों, तो वो जो भी मामले आएंगे उसको 2 माह के अंदर या 2 मास के अंदर निपटाने का प्रयास करे। क्लोज 2 में बात कही गई है। और विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय प्रत्येक विचरण में कार्रवाइयाँ दिन प्रतिदिन के लिए जारी रहेगी तब तक कि उपस्थित सभी साक्ष्यों की अभिलिखित होने कारणों को उसको आगामी दिन से परे स्थगन करना आवश्यक नहीं हो पाता है। परंतु इस विचारण के अधीन किसी अपराध संबंधित तब विचारण संभव आरोप पत्र को फाइल करने की तारीख से 2 मास की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा। ठीक है, तो 2 मास की अवधि को बात ध्यान रखिएगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट धारा अपील के बारे में प्रावधान किया गया है दोस्तों। इसे संशोधन करके जोड़ा गया है। 2015 के में संशोधन किया गया था, 2016 में लागू हुआ। तो CRPC 1973 की किसी बात के होते हुए भी इस विशेष न्यायालय किसी अनन्य विशेष न्यायालय किसी निर्णय या आदेश को अंतर्वर्ती आदेश नहीं है के विरुद्ध अपील तत्वों और विधि दोनों के संबंध में उच्च न्यायालय को होगी। दोस्तों ये किसी को भी विशेष न्यायालय के विरुद्ध जो दिया गया आदेश है उसके विरुद्ध अपील करनी है तो वो दोस्तों विधि हो या तथ्य हो दोनों के संबंध में वो अपील कर सकता है। और किसको करेगा? हाई कोर्ट को यानी उच्च न्यायालय को वो अपील कर सकता है। क्लोज 2 बात करता है CRPC की धारा 378 की उपधारा 3 में किसी बात के होते हुए विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय जमानत मंजूर करने या नामंजूर करने की किसी आदेश के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में होगी। ठीक है, तो उच्च न्यायालय में ही यहाँ पर दोस्तों उसको अपीलें होगी। और इसकी क्लोज 3 बात करता है तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे निर्णय दंडादेश या आदेश से जिससे अपील की गई है 90 दिन के भीतर की जाएगी। ठीक है, अपील कितने दिन के भीतर की जाएगी दोस्तों? आदेश के 90 दिन के भीतर यहाँ पर अपील का प्रावधान किया गया है। 90 दिन के भीतर यानी 3 माह के अंदर की जाएगी। परंतु उच्च न्यायालय 90 दिन के भीतर उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात भी उससे अपील को ग्रहण कर सकेगा। लेकिन उच्च न्यायालय 90 दिन की अवधि के पश्चात भी अपील को ग्रहण कर सकेगा, लेकिन शर्त सुनिए, कर सकेगा यदि समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी के पास 90 दिन के भीतर अपील नहीं करने का पर्याप्त कारण था। सामान्य सी बात करें तो 90 दिन में उसे अपील का पीरियड दिया गया है, लेकिन इसके पश्चात यदि अपील करेगा तो उच्च न्यायालय को समाधान करना पड़ेगा कि उसके बाद पर्याप्त कारण था तो ही उस अपील को 90 दिन के बाद भी 180 दिन तक वहाँ ले सकता है, लेकिन उसके लिए पर्याप्त कारण होना आवश्यक है। ठीक है, ये हमारी धारा 14 का भी बहुत महत्वपूर्ण थी, संशोधन द्वारा जोड़ी गई 2016 में। परंतु ये कि कोई अपील 180 दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात ग्रहण नहीं की जाएगी। कोई भी अवधि जो पर्याप्त कारण है उसके बाद 180 दिन जो है इससे बाद ग्रहण नहीं की जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना 90 दिन न्यूनतम समय, कारण समेत 180 दिन के बाद ग्रहण नहीं की जाएगी। ठीक है, कुछ भी हो। उसके बाद उपधारा 4 की पॉइंट नंबर 4 क्लोज 4 उपधारा 1 में की गई प्रत्येक अपील का निपटारा संभव अपील ग्रहण करने की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर की जाएगा। और जिस दिन अपील कर दी जाती है, ठीक है, तो अपील ग्रहण होने की तारीख से 30 दिन के भीतर उसका निपटारा किया जाएगा। 3 ठीक है, तो इन तारीखों को महत्वपूर्ण याद रखिएगा दोस्तों, 30 दिन, 90 दिन, 180 और हाई कोर्ट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी धाराएं समझ में आई होगी। 14 का भी। आइए धारा 15 देखते हैं दोस्तों। इसके बाद थोड़ा सा स्टॉप लूँगा मैं। विशेष लोक अभियोजक और अनन्य लोक अभियोजक। तो राज्य सरकार प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक लोक विनिष्ट करेगी। इसे अधिवक्ता को जिसे कम से कम 7 वर्ष का अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया और उस न्यायालय के में मामलों के संचालन के प्रयोजनों के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्ति करेगी। दोस्तों विशेष लोक अभियोजक या अनन्य विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति राज्य सरकार करेगी। ऐसे अधिवक्ता को करेगी जिसने कम से कम 7 वर्ष तक विधि व्यवसाय किया हो। ठीक है, ये महत्वपूर्ण था। नियुक्ति कौन करेगी दोस्तों? राज्य सरकार करेगी। ऐसे अधिवक्ता को करेगी जिसने न्यूनतम कम से कम 7 वर्ष तक विधि व्यवसाय किया हो। ऐसे व्यक्ति को राज्य सरकार विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करेगी।
और राज्य सरकार प्रत्येक अनन्य विशेष न्यायालय के लिए राजपत्र अधिसूचना द्वारा अनन्य विशेष लोक अभियोग को निश्चित करेगी और ऐसे अधिवक्ता को जिसने कम से कम 7 वर्ष तक अवधि के रूप में विधि व्यवसाय किया हो या उस न्यायालय में मामलों के संचालन के प्रयोजनों के लिए अनन्य विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करेगी। ठीक है, और दोस्तों ये हमारे धारा 15 और अध्याय 4 कंप्लीट हुए। अध्याय 4 का देखेंगे हम पीड़ित और साक्ष्यों के अधिकार के बारे में दोस्तों। ठीक है, ये थोड़ा ब्रेक लूँगा मैं, उसके बाद हम ये नेक्स्ट वीडियो में या फिर इसी वीडियो में मैं ऐड कर दूँगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग। तो आइए दोस्तों चलते हैं हम हमारी नेक्स्ट धारा पर। ठीक है, हमने अभी तक देखा 15 धाराओं को। ठीक है, और हमने दोस्तों अभी तक हमने क्या करा, अभी तक के 4 अध्याय को कंप्लीट करा। आज हम देखेंगे नया अध्याय 4 जिसे संशोधन करके 2015 में जोड़ा गया दोस्तों और 2016 में से लागू किया गया। ठीक है, और ठीक है, और हमने बात करी थी दोस्तों इसे कब लागू किया गया, कब इसे राष्ट्रपति की अनुमति मिली, और इसका अधिनियम संख्या 233 से 33, इसकी मैं बात बताना भूल गया था। ठीक है, ये बात को आपको नोट डाउन कीजिएगा। और हम बात करें इसमें कुल अध्याय की तो 205 अध्याय हैं और कुल धाराओं की बात करें तो 23 धाराएं हैं। ये बताना भी हम भूल गए थे, इसलिए इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज़। ठीक है, यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो। आइए इसके अलावा हमने देखा ये 2 चीज़ें हमारी छूट गई थी। हमने 15 और 18 में जो संशोधन हुए उसकी हम बात कर रहे हैं दोस्तों, जो संशोधन हुआ है। ठीक है, हमारा 15 में संशोधन हुआ 2015 में दोस्तों, जिसमें हमने 15 का धारा को जोड़ी है। ठीक है, और अध्याय 4 का इसमें जोड़ा गया है जो बात करता है पीड़ित और साक्ष्यों के अधिकार के बारे में। ठीक है, तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं हमारी धारा 15 का। ठीक है, जो बात करती है पीड़ित और साक्ष्यों के अधिकार की। और दोस्तों राज्य सरकार का किसी भी प्रकार के अभित्रास या प्रपीड़न या उत्पीड़न या हिंसा की धमकियों के विरुद्ध। ठीक है दोस्तों, साक्षीगण होते हैं या एविडेंस जिनको देने जो गवाह होते हैं उनको खतरा होता है किसी प्रकार की कोई पीड़ित व्यक्ति है जिससे अपराध किया गया है ST/SC के पीड़ित व्यक्तियों को, तो उनके अधिकार की यहाँ पर बात की गई है। धमकियों के विरुद्ध पीड़ितों, उनके आश्रितों और साक्ष्यों के संरक्षण के लिए व्यवस्था करना ये कौन कर्तव्य होगा दोस्तों? राज्य का कर्तव्य और उत्तरदायित्व होगा। ठीक है, तो राज्य सरकार यहाँ पर मोटे तौर पर हम 15 की बात करें, 15 काम है तो पीड़ित और साक्ष्यों के बारे में के अधिकारों को दिया गया है और ये राज्य सरकार का कर्तव्य और दायित्व होगा कि वो इनके अधिकारों की रक्षा करे। ठीक है, तो दोस्तों कौन से अध्याय में बात की गई है? 4 का में, और कौन सी धारा में? तो 15 काम में इसे जोड़ा गया। ठीक है, ये हमारी महत्वपूर्ण बात हुई। पीड़ित और साक्ष्यों के अधिकार की बात कहाँ पर कही गई है? धारा 15 का किस अध्याय में? 4 का में। कब जोड़ा गया? 2015 में संशोधन द्वारा और 16 में से लागू किया गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ धारा 15 हमारी कंप्लीट हुई है। इसमें दोस्तों काफ़ी क्लोज दिए हुए हैं तो वह आप एक बार रीड कर लीजिएगा। ठीक है, तो वह हमारी धारा कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अधिक ये आपने इतना जाना काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके अलावा भी आप थोड़ा सा देख लेंगे तो बेहतर होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट अध्याय हमारा प्रकीर्ण मिसकिलियस अध्याय 5 अंतिम अध्याय दोस्तों, धारा 16 से लेकर 23 तक देखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं धारा 16। राज्य सरकार की सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति। कौन की दोस्तों? राज्य सरकार। कौन सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करेगा? तो राज्य सरकार करेगी। राज्य सरकार को शक्ति है। किस धारा में प्रावधान किया गया है? धारा 16 में प्रावधान किया गया है। ठीक है, और आइए हम बात करते हैं डायरेक्ट में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। दोस्तों सिविल अधिकार संरक्षण 1955 का जो बना हुआ है, ठीक है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 10 का 1955 की धारा 10 का कि उपबंध जहां तक हो सके इस अधिनियम के अधीन सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने और वसूल करने के प्रयोजनों के लिए और उससे संबंध सभी विषयों पर लागू होंगे। ठीक है, तो सिविल संरक्षण अधिकार 1955 की धारा 10 का कि दोस्तों यहाँ पर क्या होंगे? सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति यहाँ पर लागू होगी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए, नोट कीजिएगा या अंडरलाइन कीजिएगा। आइए नेक्स्ट धारा 17 जो विधि और व्यवस्था तंत्र द्वारा निवारक कार्रवाई। तो दोस्तों यहाँ पर कहीं ST/SC व्यक्ति निवास करते हैं या कुछ क्षेत्र में और यहाँ लगता है कि निवारक कार्रवाई करना आवश्यक है या कोई तंत्र विधि व्यवस्था का तंत्र असफल या कोई ऐसा कार्य होने वाला है, ठीक है, कोई अपराध होने वाला है, तो ऐसी सूचना मिलने पर यदि जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट या किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट या किसी पुलिस अधिकारी को जो उप अधीक्षक की पंक्ति से नीचे का ना हो को इत्तला प्राप्त होने पर ऐसी जांच करने के पश्चात जो वहाँ आवश्यक समझे विश्वास करने का कारण है कि वहाँ ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति के नहीं है और जो उसकी आधिकारिकता के स्थानीय सीमाओं के भीतर किसी स्थान पर निवास करते हैं या बार बार आते जाते हैं, तो इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने की संभावना है, तो या उन्होंने अपराध करने की धमकी दी है तो और उसकी राय है
कि कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार है तो वहाँ उस क्षेत्र को अत्याचारग्रस्त क्षेत्र घोषित कर सकेगा। कौन कौन दोस्तों? एक तो कलेक्टर हमारा, एक जिला मजिस्ट्रेट, एक उपखंड मजिस्ट्रेट, एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट और एक पुलिस अधिकारी। दोस्तों 4 व्यक्तियों को क्या कर सकते हैं? उस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। जहाँ पर हमको संभावना है या लगता है तो वहाँ क्या करेंगे? उसके लिए विधि और व्यवस्था तंत्र की व्यवस्था करेंगे। निवारक कार्रवाई कौन कौन करेंगे दोस्तों? 4 महत्वपूर्ण याद रखिएगा, जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी जो पुलिस उप अधीक्षक की पंक्ति का नीचे का ना हो। ठीक है। अपराध की संभावना है या उन्होंने अपराध करने की धमकी दी है और उसकी ये राय है कि कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार है तो वहाँ उस क्षेत्र को अत्याचार क्षेत्र घोषित कर सकेगा और शांति सदाचार बनाए रखने के लिए तथा लोक व्यवस्था को शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर सकेगा और निवारक कार्रवाई कर सकेगा। ठीक है। तो कौन कर सकेगा दोस्तों? उम्मीद करता हूँ धारा 17 आपको समझ में आई होगी। 4 व्यक्तियों के ध्यान रखिएगा, जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक। ठीक है। ये 4 व्यक्तियों को सूचना मिलती है तो वहाँ यहाँ पर क्या करेंगे? विधि और व्यवस्था तंत्र को निवारक कार्रवाई यहाँ पर वो करेंगे। ठीक है। उम्मीद करता हूँ धारा 17 भी आपको मेरे द्वारा समझाई गई, समझ में आई होगी। इसे क्लोज 2 बात करता है संहिता के अध्याय 8, 10 और 11 के उपबंध जहाँ तक हो सके उपधारा 1 की प्रयोजनों के लिए लागू होंगे। और 3 में बात कही गई राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिक किस्में या प्रति निश्चित करते हुए बना सकेगी। ठीक है। तो ठीक है, आप इसमें इतना ही याद रखिएगा, 4 अधिकारियों को याद रखिएगा और ये कार्रवाई निवारक करेंगे यहाँ पर। ठीक है। धारा 17 हमारी कंप्लीट हुई है। ठीक है। धारा 16 भी और धारा 15। आइए नेक्स्ट धारा 18 जो बात करती है अधिनियम में धारा, इसकी बैरेक्ट की भाषा बोल देता हूँ फिर मैं आपको समझाऊंगा। अधिनियम के अधीन अपराध करने वाले व्यक्तियों को संहिता की धारा 438 का लागू ना होना। अधिनियम के अधीन अपराध किए जाने, तो इस अधिनियम के अधीन अपराध करता है वो व्यक्ति, उसको संहिता की धारा 438 जो CRPC हमारी संहिता से अभिप्राय है, CRPC दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के 2 के तहत जो हमारी धारा 438 है दोस्तों, उसका लागू ना होना, वो यहाँ पर लागू नहीं होगी। जो बात करती है जमानत के बारे में, ठीक है, अग्रिम जमानत के बारे में। और दोस्तों इस एक्ट के तहत यदि हम बात करें तो ये संज्ञेय अपराध है। ठीक है। अजमानती है। ठीक है। और असमनीय है। ठीक, ये कैसा अपराध है दोस्तों? संज्ञेय अपराध है, अजमानती है और असमनीय है। ठीक है। यहाँ पर देखिए गंभीर अपराध है, इसमें जमानत का प्रावधान नहीं है और ये असमनीय, इसमें समझौता नहीं हो सकता। ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ लिया जाएगा ये अपराध किस तरह किस श्रेणी का है। उपरोक्त सभी का है या 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन दे दीजिए, जिस तरह से भी ऑप्शन आपके सामने आए तो इस बात को भी आप नोट डाउन कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है। और 438 जमानत का प्रावधान इस अधिनियम में जो अपराधकर्ता व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे। ठीक है। संहिता की धारा 438 कोई बात इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने के अभियोग पर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी किसी मामले के संबंध में लागू नहीं होगी। ठीक है। ध्यान रखिएगा। धारा 18 हमारी महत्वपूर्ण धारा थी। ठीक है, जो आपकी कंप्लीट हुई है। आइए धारा 18 का, जिसे 2018 में संशोधन कर काफ़ी विवाद, काफ़ी हंगामा हुआ था दोस्तों इस धारा को लेकर। ठीक है, जिसे असंवैधानिक घोषित किया गया था। आइए, आपको उम्मीद है आप लोग जानते होंगे। आइए धारा को देखते हैं। किसी जांच या अनुमोदन का आवश्यक ना होना, किसी जांच या अनुमोदन का आवश्यक ना होना। ठीक है। इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम इत्तला रिपोर्ट के रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं होगी, या ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी यदि अवश्य हो तो पूर्व अन्वेषक अधिकारी को किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है। और किसी न्यायालय के निर्णय या आदेश या निर्देश होते हुए भी संहिता की धारा 438 के उपबंध इस अधिनियम के अधीन किसी मामले को लागू नहीं होंगे। ये बात संशोधन करके दोबारा कही गई है, ध्यान रखिएगा। 2018 में जोड़ी गई है 18 का। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट धारा बात करती धारा 19 क्या बात करती है कि CRPC की धारा 360 और परीक्षा अधिनियम 1958 के उपबंध यहाँ पर लागू नहीं होंगे। ठीक है। इसे आप इतना याद रख लीजिएगा कि संहिता की धारा 360 हमारी CRPC और अपराधी परीक्षा अधिनियम 1958 का 20 के उपबंध 18 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे व्यक्ति के संबंध में लागू नहीं होंगे जो इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने का दोषी पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लागू नहीं होंगे। आइए नेक्स्ट धारा हमारी 20, इस अधिनियम का अन्य विधियों के पर अध्यारोही होना। ठीक है दोस्तों, इस अधिनियम के अधीन कोई अन्य विधियां हैं और उन विधियों में कोई प्रावधान किए गए हैं तो दोस्तों ये हमारा एक्ट वहाँ पर अध्यारोही होगा। ठीक है, प्रभावशाली होगा, यही इसके नियम लागू होंगे। ध्यान रखिएगा। धारा 20 में आप एक बार और रीड कर लीजिएगा, मोटे तौर पर मैं आपको बता चुका हूँ। आइए धारा 21,
सरकार के कर्तव्य, तो अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का सरकार का कर्तव्य है दोस्तों। ठीक है, तो अधिनियम को क्रियान्वयन करने के लिए सरकार ये कर्तव्य करेगी। धारा 21 में कर्तव्य के बारे में प्रावधान किया गया है। और सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण दोस्तों 2022 में दी गई है। हम बता चुके हैं आपको लगभग सभी एक्टों में सद्भावपूर्वक कार्रवाई संरक्षण के लिए राष्ट्र की अंतिम धारा या थर्ड धारा होती है और नियम बनाने की शक्ति अंतिम धाराओं में की जाती है। बात ये तो ध्यान रखिएगा, इस अध्याय में 23 धारा हैं, तो 22 में सद्भावपूर्वक कार्रवाई के लिए संरक्षण की बात की गई है। ठीक है, और नियम बनाने की शक्ति दोस्तों, तो नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम की प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी। ठीक है, और बनाने के बाद यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन में जब वह सत्र में हो वो 30 दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा और यह अवधि एक सत्र में अथवा 2 अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त अनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन एवं नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाए तो तत्पश्चात ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगी। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात वहाँ निष्प्रभावी हो जाएगा। किंतु नियम ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभावी होने से उसके अधीन पहले ही की गई बात की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारी ये धारा 23 कंप्लीट हुई और ये हमने पूरा एक्ट देखा और पूरा एक्ट को समझा। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे अंदाज में मैंने समझाने की कोशिश करी और आपने समझने की कोशिश करी होगी। ठीक है, ये धारा हमारी 23 कंप्लीट हुई। महत्वपूर्ण एक्ट है दोस्तों, मध्य प्रदेश एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम रखता है दोस्तों। ST/SC एक्ट 1989 क्रमांक 33 है संख्यांक। ठीक है, संशोधन की हमने बात करी 2015 और 18 की। ठीक है, एक 18 का संशोधन है हमारा 2018 का। ठीक है, इसके अलावा बाकी 15 के संशोधन थे। हमने सारी बातें करी, देखी दोस्तों। और ठीक है, इसके अलावा कुछ क्रियाएं आपकी कुछ हो इस एक्ट को लेकर तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग।